पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस तरह से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ तराइन 1992 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वह हार किसकी वजह से हुई उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वह कौन था? जयचंद्र। और बैटल ऑफ चंदवार में जयचंद्र को भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और भारत के इतने बड़े भूभाग पर उसने फिर अपना जो कब्जा था वह कर लिया। अब बात यह आती है कि जो मोहम्मद गौरी था उसका कोई पुत्र नहीं था। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि राजा के बाद में राजकुमार राजा बनेगा ऑटोक्रेसी के भीतर, लेकिन यहाँ पे तो ऑटोक्रेसी है लेकिन कोई पुत्र नहीं है। अब राज जाएगा तो किसके पास जाएगा? आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा साम्राज्य है। ये पूरा का पूरा जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा साम्राज्य इस समय मोहम्मद गौरी का है। अब यह किसके अंडर जाएगा? यह सोचने वाली बात थी। हु विल बी द नेक्स्ट? तो किसी ने पूछा कि भाई मोहम्मद गौरी एक बात बताओ, इतना लंबा चौड़ा तुमने साम्राज्य कर लिया है, इसकी बागडोर अब किसके हाथ में सौंपी जाएगी? इतना तो बताइए। मोहम्मद गौरी मुस्कुराया और उसने कहा कि आपको लगता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये जो मेरे गुलाम हैं ये वास्तव में मेरे गुलाम नहीं हैं। मैंने हमेशा इन्हें पुत्रों की तरह प्यार दिया है, यानी अपने बेटों की तरह पाला है, पोसा है। इसीलिए मेरे बाद अगर मेरे कोई उत्तराधिकारी होंगे वो भी यही लोग होंगे। जो आपने शीर्षक पढ़ा है कि स्लेव यानी कि गुलाम शासक कैसे बने, उसका यह एक अभूतपूर्व उदाहरण और उत्तर है। जिस तरह से गुलामों को शासक बना दिया गया, एम्परर बना दिया गया। अब किस तरह से बने वो भी देखते हैं। स्लेव्स थे या सन थे, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि वास्तव में तो ये स्लेव थे, वास्तव में कहने को ये गुलाम थे, लेकिन जो प्यार, जो शिक्षा और किस तरह से इनको सिखाया गया है युद्ध लड़ना, किस तरह से वो आगे अपनी सत्ता को चलाएंगे, एक एक चीज़ बारीकी से सिखाता था मोहम्मद गौरी। इसमें कुतुबुद्दीन उसके खास कहे जाते थे। और जिस तरह से इसका जो साम्राज्य था उसको डिवाइड किया गया, वो आप देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन को काफ़ी खास जगह दी गई। कौन सी? दिल्ली। यालदूज को गजनी का एरिया दिया गया। गजनी देखिए यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, और जो एक तैयारुद्दीन बख्तियार खलजी, इसको दिया गया बंगाल और बिहार का एरिया, यानी कि जो पूरा का पूरा एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं वो इसको दे दिया गया। मुल्तान का इलाका, जो कि ये लाहौर और ये मुल्तान के आसपास का पाकिस्तान का इलाका जो मैं कहूँ, ये किसको दे दिया? आपके कुबाचा को। इतना का जो आपका इतने बड़े एम्पायर का इस तरह से विभाजन था, ये डिवीज़न था, वह कर दिया गया 4 गवर्नर के अंदर। अब दिल्ली किसके अंडर है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी के पहले शासक कहे जाते हैं। इन्होंने क्या काम किए उनके बारे में भी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। 1206 से 1210 एडी, बस 4 साल का इनका कार्यकाल रहा। इतिहास में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो पहले सम्राट या पहले राजा होते हैं उनका कार्यकाल अक्सर ऐसा होता है कि बेहद कम होता है। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि वे किसी युद्ध में मारे गए या किसी के द्वारा बंदी बना लिए गए या फिर ख़राब हेल्थ के चलते ख़त्म हो गए। ऐसी कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन इनके साथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये गवर्नर थे गौरी के, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। लाख बख्श इन्हें कहा जाता था, यानी कि लाख लोगों को देने वाला, गिवर टू द लैक ऑफ पीपल, ये कहा जाए लाख बख्श को। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? 2 मस्जिद बनवाए इन्होंने। भारत के पहले 2 मस्जिद जो कहे जाते हैं वे यही हैं, कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो तस्वीर है वो है कुव्वत उल इस्लाम की। अब 2.5 दिन का झोपड़ा कैसा दिखता है उसके बारे में भी आपको अभी दिखाई देते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता था आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं दोनों की दोनों इमारत, तो आज से काफ़ी साल पहले बनी हुई हैं और ये काफ़ी ताज़ा तस्वीर है आपके सामने। इसके अलावा जो पहली मंजिल कही आती है कुतुब मीनार की, वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार की मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाता हूँ। तो ये तो आपको पहली तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, ये इतना जो हिस्सा था कुतुब मीनार का वो इन्होंने बनवा दिया था। इसके बाद का जो काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अब आप ये सोचते होंगे कि इन्होंने अगर यह बनवाई है तो किसके नाम पर बनवाई है? क्या कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है या किसी और के नाम पर है? तो इसका उत्तर है या किसी और के नाम पर है, और वह नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। ये कौन थे? ये आपने एक दरगाह सुनी होगी अजमेर में, काफ़ी मशहूर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह। उनके जिनकी वह दरगाह है तो वो भी एक सूफी सेंट थे, उनके काफ़ी ज़्यादा मुरीद थे ये
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उन्हीं के नाम पर, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा मानने वाले थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए उनके सम्मान में उनके लिए उन्होंने इस कुतुब मीनार को बनाने का फैसला लिया था। इन्होंने अपने एम्पायर को कुछ ज़्यादा फैलाया नहीं था, लेकिन पैट्रन काफ़ी ज़्यादा किया था, पैटर्नाइज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था। जो हिस्टोरियंस होते थे उन्हें, और जो लिखने वाले और पोइट होते थे उन्हें, उन्हीं में से एक नाम था हसन उल निज़ामी का। इन्होंने किताब लिखी थी ताज उल मासिर। यह किताब क्या है? यह किताब पहली ऐसी किताब है जो कि ऑफिशियल किताब कही जा सकती है इस्लाम की या स्लेव डायनेस्टी की भारत के भीतर, ऑफिशियल, यानी जिस पर गवर्नमेंट के हस्ताक्षर हो या गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरह से वह प्रकाशित हो या उस पर गवर्नमेंट का भरोसा कहा जा सकता है। ताज उल मासिर, देखिए यहाँ पे इतने भी जो लाल कलर से चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप रट लीजिए, क्योंकि यही वह चीज़ें हैं जो आपके प्री एग्जाम्स में आती हैं, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या पीसीएस एग्जाम का हो। ये सभी चीज़ें अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोअर लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि मृत्यु कैसे हुई, तो अक्सर हम देखते हैं कि राजाओं की मृत्यु या तो बीमारी से होती है या फिर उनकी जो मृत्यु है वो होती है युद्ध में लड़ते समय, या तो वे घायल हो जाते हैं या फिर उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थोड़ी सी अलग थी। इनकी मृत्यु में खास ये था कि इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई पोलो खेलते समय। पोलो क्या होता है? पोलो एक ऐसा स्पोर्ट होता है जहाँ पे घुड़सवारी करते करते एक गेंद होती है, उसको मारा जाता है। इनके मृत्यु की बाद में जो इंसान गद्दी पर बैठा उसका नाम था आराम शाह, सुल्तान आराम शाह के नाम से जाने जाते हैं। और लेकिन उनकी जो मृत्यु थी, इन्हीं के दामाद जिसका नाम इल्तुतमिश था, उसने हत्या कर दी। हत्या के बाद में उसने कुर्सी को कब्जा लिया। हालांकि रियल एस्टेब्लिशर कहूँगा मैं इल्तुतमिश को, 2210 से 2236 ईडी तक इन्होंने राज किया और सन इन लॉ थे ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, और सक्सीड किया था किसको? डिपोज करने के बाद में आराम बख्श को, जिसके बारे में बता रहा था अभी आपको, आराम शाह आराम बख्श। सन ऑफ ऐबक थे, यानी पुत्र थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, आराम बख्श, जिनकी हत्या की किसने? जो दामाद था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने और कुर्सी को कब्जा लिया। जब आप ऐसा करते हैं, खासकर कि जो राज परिवार होता है उसके साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो एक टसल है वो झेलना पड़ेगा, अनएक्सेप्टेबिलिटी लोगों की झेलनी पड़ेगी, जो कि इन्होंने भी झेली। राजपूत जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को इंडिपेंडेंट, कहा कि भाई हम आपके राज में तो कैसे हो ही नहीं सकते, हमको कभी हराने वाला कौन था? घोरी। घुरी का गवर्नर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके पुत्र की आपने हत्या कर दी, आपका हमारे ऊपर तो कोई अधिकार है ही नहीं, इसीलिए हम कौन हैं? आज़ाद हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट था, यानी काफ़ी ज़्यादा कठोर था अपनी नीतियों में। इसने सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो वफादार थे उनको बाहर कर दिया अपने जो राज था उससे। इसके बाद में इसने क्या किया कि कंसोलिडेट करना शुरू किया, जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया है इस पूरे को यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, और अपने कुछ वफादार जिन्हें चालीसा कहा जाता है उनको स्थापित कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसने की, लाहौर से कैपिटल कहाँ ला के खड़ी कर दी? दिल्ली में। यहाँ ला के कैपिटल को इसने खड़ा कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ वो भी देखते हैं। नॉर्दर्न एरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पर इसने अपनी जो पकड़ थी उसको मजबूत कर दिया, और बाद में जो लाहौर था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी सिटी लाहौर। इसको ऑक्यूपाई करने के पीछे एक कारण था, मैंने आपको बताया था कि पहले यहाँ पे ख्वारिज़मी एक एम्पायर हुआ करती थी इस जगह पर, तो उस ख्वारिज़मी एम्पायर ने हमला करने की यहाँ पर ठान रखी थी कि मैं किसी भी तरह से लाहौर को कब्जा कर लूँगा। अब जो ख्वारिज़मी कौन थे मैं आपको बता चुका हूँ, जो गजनवी थे उसकी एम्पायर बटी थी दो में, एक में घुरी आ गए थे, एक में ख्वारिज़मी हो चुके थे। ख्वारिज़मी चाहते थे अपना एक जो पावर थी उसको बढ़ाना, इसीलिए वो लाहौर पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में अब ख्वारिज़मी अब लाहौर पे तो इसी ने कब्जा कर लिया, तो दिल्ली से लेकर लाहौर तक और पूरा बंगाल तक इसी का कब्जा हो चुका था। उसके बाद में जो ख्वारिज़मी एम्पायर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? मंगोलों ने। अब मंगोलों ने जब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ख्वारिज़मी एम्पायर का जो राजा था उसकी मृत्यु कर दी गई, और राजा की मृत्यु के बाद में जो वहाँ का राजकुमार था, इसका नाम था जलालुद्दीन, वो इसके पास आया और इससे मदद मांगी। मदद मांगने के साथ में उसने ये भी कहा कि आओ एक गठबंधन करते हैं, एक अलाय करते हैं और मिलकर हराते हैं किसको? मंगोलों को। लेकिन इल्तुतमिश चालाक था, इसको पता था कि जो मंगोल हैं वे आज तक किसी से नहीं हारे हैं। मंगोलों का साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो रशिया और चाइना आप पूरे को मिला दीजिए, इतना उनका साम्राज्य होता था, कितना लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। वो आज तक एक भी युद्ध हारे ही नहीं थे। और जलालुद्दीन इससे ऐसी बात कर रहा था कि आप मेरे साथ गठबंधन कर लो, हम मिलकर मंगोलों को हरा देंगे। इसने लेकिन यह मूर्खता नहीं की और जलालुद्दीन को शेल्टर देने से, पनाह देने से भी मना कर दिया, और इस तरह से अपना जो साम्राज्य था उसको मंगोलों से बचा लिया। इसके बाद में जो कब्जा था यहाँ पे मुल्तान का, उसको भी इसने हरा दिया। तो वहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आ चुका था ये। और लेकिन जब गुजरात के नज़दीक आया यहाँ पर,
तो गुजरात के नज़दीक जब ये आया तो वहाँ पे चालुक्यों ने इसको हरा दिया। चालुक्यों से ये नहीं जीत पाया, उनके अगेंस्ट ये फेल हो गया। ये तो रही इसके एक्सपीडिशन की कहानी। अब बात ये आती है कि इसके साम्राज्य में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ था इस इतिहास में कि इन्फ्लक्स हुआ, यानी कि अंदर आए काफ़ी सारे नोबल्स जो कि डायरेक्टली सरकार के भीतर काम करते थे, जिनको चालीसा कहा गया। चालीसा क्यों कहते थे? क्योंकि 40 थे नंबर में, और ये सभी के सभी काफ़ी वफादार थे किसके? इल्तुतमिश के। अपने वफादारों को इसने डायरेक्टली कोर्ट में काफ़ी सारे अधिकार दिए और एक सिस्टम चालू किया जिसको कहते हैं इक्तदाई सिस्टम। एक रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें कुछ इस तरह से काम होता था, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से ये सिस्टम काम करता था, इस तरह से रेवेन्यू लिया जाता था। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का। इस तरह से आप गाँव से लेके एकता तक लेके आते थे, उसके बाद में आप जो सेंट्रल पावर थी वहाँ तक पहुँचाते थे। इसने पैटर्नाइज किया था जो एक राइटर थे, इनका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नासिरी लिखी थी। काफ़ी बेहतरीन एक किताब है जिसके भीतर लिखा गया है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। मैं आपको एक और किताब के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बता चुका हूँ, और ये दूसरी किताब है, और दूसरे राइटर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। सबसे बड़ी बात जो थी कि हालांकि इन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया था, एक अलग जगह थे, लेकिन इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। और इस्लाम में रुचि है, इसका मतलब जो खलीफा है, जो कैलिफेट है, उसके प्रति इनकी श्रद्धा होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी थी। इसके पीछे देखिए, अगर एक तो इनका श्रद्धा भाव हो सकता है, एक दूसरी चीज़ जो कह सकते हैं हम एक राजा के तौर पर, वो ये है कि यदि मान लीजिए कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी कैलिफेट की तरफ से मदद की, तो अगर आप मान लीजिए उनसे सारे नाते ही तोड़ देंगे तो फिर वो आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। तो एक अगर राजा की तौर से देखा जाए तो उनको मंसूर भेजने का यह कुछ जो मतलब कहते हैं गिफ्ट, मंसूर मतलब गिफ्ट होता है, तो उनको गिफ्ट देने का मतलब यह भी था कि हम आपके संपर्क में लगातार हैं और हम आपकी तहे दिल से जो इज्जत है, जो आपका सजदा है, वे करते हैं। दूसरी चीज़ यह थी कि भाई क्योंकि मुस्लिम थे तो कैलिफेट के प्रति इनका श्रद्धा भाव होना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, और इसके प्रति कोई भी इनके मन में जो दुर्भावना थी वह नहीं थी। अब देखते हैं, ये तो रही कि ये सब चीज़ें देश ने इनको दी। अब देश को इन्होंने क्या दिया? देश को इन्होंने दिया एक नया कॉइनेज सिस्टम जिसको बोला जाता है टंका और जिसको बोला जाता है जीतल। टंका क्या? जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं इस तरह के, और जीतल क्या? जो कॉपर कॉइन्स होते हैं इस तरह के। ये यहाँ पर चलाए गए इनके द्वारा। इसके अलावा इन्होंने 2 कॉलेज भी बनवाए, एक का नाम था नसरिया मदरसा और एक का नाम था मूसिया मदरसा। 2 वैली बनवाए इन्होंने, एक का नाम था गंडक ए बाउली जो कि दिल्ली में है, और एक है हौजे शमसी, इस तरह से दिखती है, ये भी दिल्ली के भीतर ही है। इसके अलावा जो कुतुब मीनार का रहा बचा काम था वो भी इन्होंने पूरा किया। तो ये थी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक की और इल्तुतमिश की। इसके बाद में रजिया सुल्तान किस तरह से आई और किस तरह से काफ़ी लंबा चौड़ा साम्राज्य रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बलवान का, वो भी हम देखेंगे कब? अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।